एवरीवन, यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 11। इसमें कुल 10 क्वेश्चन हैं जिसका कट ऑफ होगा 7। अगर आपके 7 क्वेश्चन सही होते हैं तो आप इस टेस्ट में क्वालिफाई होते हैं। अगर आपके 7 से भी कम होते हैं सही तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने सही हुए। हम इसकी कट ऑफ रखें 7, कोशिश कीजिएगा आपकी 7 सही हों आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते हैं हम आज के पहला क्वेश्चन है, गैलाथिया नेशनल पार्क और कैंपावेल वे नेशनल पार्क निम्न में से किसका हिस्सा है? इनमें से किसका हिस्सा है गैलाथिया नेशनल पार्क और कैंपावेल वे नेशनल पार्क? ए कह रहा है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्सा हैं ये दोनों। बी कह रहा है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क के हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के हैं। तीसरा कह रहा है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के हैं। डी कह रहा है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है ये दोनों। बताइए इनमें से कौन सा सही है? उम्मीद है आप लोगों ने सही जवाब टिक किया होगा। जिन लोगों ने ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का चयन किया है उनका सही है। गैलाथिया नेशनल पार्क और कैंपावेल नेशनल पार्क ये दोनों ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्सा हैं। अब यहाँ पे कुछ ब्यूरेट दिए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में ये गैलाथिया नेशनल पार्क और कैंपावेल नेशनल पार्क हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के कौन कौन से भाग हैं तो इसको देख लीजिए, ये यूनेस्को का टैग इसको मिला हुआ है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को। MAB के अंतर्गत मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत इसको टैग मिला हुआ है, यूनेस्को ने दे रखा है। और कुछ अन्य चीज़ें देख लीजिए, उत्तराखंड के में स्थित है जो कि हिमालय के पश्चिमी पर्वत पर स्थित है। पश्चिमी हिमालय पर्वत में स्थित है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। समुद्र तल से 3500 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसमें कुछ अन्य मतलब यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये तो खुद ही है। फूलों की घाटी भी यहाँ पे स्थित है कि हाँ उत्तराखंड में। यूपीएससी में तो नहीं पूछता है, अन्य एग्जाम में पूछता है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है तो उत्तराखंड है। जैसे कि SSC में पूछता है, ये स्टेट PCS में पूछता है, तो वहाँ पे आप उसके लिए ध्यान रखिएगा अगर आप देते हैं तो। अगला देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यूज में क्यों थे? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण मतलब NGT ने 7 उत्खनन ड्रिलिंग साइटों को पर्यावरण मंजूरी दिया था। तो इसके लिए मतलब मांग उठ रही थी कि फिर से इनसे पूछा जाए कि ये कैसे दिया गया, इसकी जाँच क्यों नहीं हुई, मतलब इन्वायरमेंट असेसमेंट क्यों नहीं किया गया। तो इसीलिए ये चीज़ न्यूज़ में था। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एक गैर उपयोगी संरक्षण क्षेत्र है। अब ये चीज़ याद रखिएगा, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है यहाँ पे किसी तरह का कार्य नहीं किया जाता है, यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये गैर उपयोगी संरक्षित क्षेत्र है और सतपुड़ा रेंज में स्थित है। यूनेस्को ने इसको भी 2009 में इसको MAB के अंतर्गत दर्ज किया था और इसको 1999 में सरकार ने बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया था और यूनेस्को ने उसके 10 साल बाद दिया था। तो अब 2 चीज़ें याद रखिएगा, यहाँ पे यूनेस्को के अंतर्गत 2 थे। पहला था पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और इसके पहले हम लोगों ने देखा था नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। दोनों किसके अंतर्गत था? यूनेस्को के MAB के अंतर्गत, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ये दोनों आते हैं और इसको 2009 में दिया था पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को दर्जा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये कह रहा है कि कार्बन तटस्थता से तात्पर्य शुद्ध शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को प्राप्त करने से है। दूसरा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की समाप्ति के बाद ही कार्बन न्यूट्रल हासिल किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है अक्षय ऊर्जा शोधन शून्य कार्बन उत्सर्जन का उत्पन्न करते हैं, मतलब जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होता है वो शून्य कार्बन उत्सर्जन करते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? ए कह रहा है केवल 1, बी कह रहा है केवल 2, सी कह रहा है सभी, डी कह रहा है केवल 1 और 2। उम्मीद है आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर लगाया होगा। जिन लोगों ने इनको अगर छांट रखा है कार्बन तटस्थता से तात्पर्य शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को प्राप्त करना है, तो ये बताइए आप सही है या गलत? तो ये बिल्कुल सही है। पहला मतलब जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही कार्बन सिंक के रूप में ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन। दूसरा देख लें तो दूसरा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की समाप्ति के बाद ही कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल की जा सकती है। ये कैसे हो सकता है? वर्तमान समय में कार्बन उत्सर्जन 0 कैसे किया जा सकता है? ये पॉसिबल है? आप खुद सोचिए, नहीं पॉसिबल है शून्य करना, इसलिए दूसरा गलत है। तीसरा देखें तो कह रहा है कि अक्षय ऊर्जा शोधन शून्य कार्बन उत्सर्जन करते हैं, तो ये भी गलत है। हाँ ये बात सही है कि लगभग शून्य के बराबर करते हैं, लेकिन शून्य करते हैं ये तो कहना गलत है। अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ शून्य है और ये कहूँ कि लगभग शून्य है, तो लगभग और शून्य में अंतर होता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उत्सर्जन करते हैं, तो इसलिए तीसरा भी गलत था। जिन लोगों ने ए लगाया था उनका सही है, ये इसमें करेक्ट आंसर था। यहाँ पे आप देख लीजिए
कि यहाँ पे देखिए ये CO2 का उत्सर्जन जितना यहाँ पे हो रहा है उतना ही कार्बन का रिड्यूस कर दे रहे हैं कार्बन सिंक के अकॉर्डिंग। मतलब कार्बन सिंक क्यों कहें तो पेड़ पौधे लगा करके, या फिर वर्तमान समय में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिससे कार्बन को ऑब्जर्व कर करके उनको हम कहीं और स्टोर कर देते हैं। तो इसके द्वारा नेट कार्बन फुटप्रिंट हो जाता है, मतलब जितना उत्सर्जन हो रहा है उतना ही ज़्यादा उसको सिंक के रूप में हम इकट्ठा भी कर ले रहे हैं। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन समझ लीजिए एक्सप्लेनेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को संतुलित करके या पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को समाप्त करके, मतलब अक्सर जो होता है कार्बन अपसोर्सिंग, मतलब उसको यहाँ से जितना उत्सर्जन किया उसको दूसरे में सोर्स कर दीजिए, उसके द्वारा शुद्ध न्यूट्रल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन प्राप्त किया जाता है, जो होता है न्यूट्रल कार्बन न्यूट्रल कंट्री। तो इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, न कि मतलब खुद पूरा जीरो हो जाए, उत्सर्जन ही कम कर दे तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो इसलिए दूसरा गलत था वहाँ। अब यहाँ पे और चीज़ देख लीजिए, अच्छे ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा दोनों ऊर्जा उत्सर्जन न किसी रूप में कार्बन उत्सर्जन का उत्पादन करते हैं। मतलब यहाँ देखिए जो है अच्छे ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा दोनों ऊर्जा किसी न किसी रूप में कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। लेकिन अच्छे ऊर्जा जो है रिन्यूएबल एनर्जी ये लगभग शून्य के बराबर का उत्सर्जन करता है। इसलिए तीसरा भी गलत था, वहाँ पे बोल दिया था कि शून्य करता है, शून्य नहीं कह सकते, लगभग कहते तो समझ में आता। वो डायरेक्ट शून्य कह रहा था, मतलब उत्सर्जन ही नहीं करता है, ऐसा कैसे हो सकता है, उत्सर्जन करता है। आप उस तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे उनका उत्सर्जन होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। जैसे कि आप मान लीजिए सोलर पावर लगा दिए, वो चीज़ें लग गई, लेकिन वहाँ से जो उससे जो यंत्र चलेंगे तो उनसे भी तो उत्सर्जन होगा, तो इनडायरेक्ट रूप में हुआ ना उत्सर्जन, इसी का तो भाग है वो, तो हम ऐसे जोड़ सकते थे। तो इसलिए तीसरा भी गलत था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाए गए राष्ट्रपति शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत पहला कथन कह रहा है, इसे संबंधित राज्य के राज्यपाल की लिखित सिफारिश के बिना नहीं लगाया जा सकता। मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल की लिखित सिफारिश के बिना अनुच्छेद 356 का उपयोग नहीं कर सकते। पहला कथन ये कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है, राष्ट्रपति शासन की प्रत्येक घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित समय के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। इनमें से कौन सा कथन सही है, आप चयन करके बताइए। ए कह रहा है केवल एक, बी कह रहा है केवल दो, सी कह रहा है एक और दो दोनों, डी कह रहा है दोनों नहीं, मतलब दोनों गलत हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने सही आंसर चयन कर लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें चयन किया है एक, तो उनका बिल्कुल सही है। क्यों एक सही है? क्योंकि यहाँ पे सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिफारिश के बिना नहीं लगाया जा सकता, तो मतलब एक गलत है इसमें। जिन लोगों ने ए लगाया उनका गलत है, एक जिन लोगों ने चयन किया वो गलत है। अगर दूसरा देखिए तो राष्ट्रपति की जो आपातकाल की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति, उसको एक निर्धारित समय मतलब 2 महीने के अंदर उसको अनुमोदित करना होता है, तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा सही है। जिन लोगों ने बी लगाया है, बी एकदम करेक्ट आंसर है, पहला गलत है। यहाँ पे लिखित सिफारिश की जरूरत नहीं होती, बस राष्ट्रपति को ये समझ में आ जाए कि संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगा सकते हैं। तो केवल 2 सही था, पहला गलत था, लिखित सिफारिश की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि राष्ट्रपति को उद्घोषणा जारी करने का अधिकार देता है कौन सा, आर्टिकल 356 ये कहता है कि राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर का प्रावधान है। मतलब अगर उनको पता चल जाए राष्ट्रपति को कि संवैधानिक तंत्र के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता, तो वो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा किसी भी कार्य कर सकता है, मतलब किसी अन्य तरीके से भी राष्ट्रपति को पता चल जाए तो भी ये काम कर सकता है, राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति के नियम को लागू करने की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा जारी होने की, मतलब जिस डेट को राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन मतलब घोषित किया है वो जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। अनुमोदित कर देने के बाद कितने दिन तक ये रहता है, तो 6 महीने तक रहता है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, हमने गलत को सही मान लिया था इसलिए, जो कि पहला गलत था। तो जिन लोगों ने बी लगाया था उनका सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो बताइए किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए कह रहा है कि विश्व बैंक के द्वारा, बी कह रहा है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, सी कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन द्वारा, डी कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? जिन लोगों ने WEF लगाया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उनका सही है। इसका सही आंसर बी है। WEF जारी करता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें ध्यान रखना है। पहला कि भारत 10 स्थान गिर गया है, गिरने के बाद 68 भारत का रैंक है 2019 में। 2018 में कितना रैंक था? तो 58 था। 2017 में कितना था? 63 था। तो बताइए कितने रैंक सुधरा था इस समय? तो 2 रैंक इधर हो गया और 3 इधर, 5 रैंक सुधरा हुआ था 2017 से 18 में, लेकिन अब 10 रैंक एक ही बार गिर गया।
अगर देखें हम तो भारत के किन सेक्टर में बढ़िया परफॉर्मेंस सुधरा है, थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में सुधरा है, और दूसरा है प्रोडक्ट मार्केट में सुधरा है। मतलब 89 से 49 से 43 हो गया, और 110 से 101 हो गया प्रोडक्ट मार्केट में। बाकी सब में गिरा है भारत का रैंकिंग। जैसे कि इंस्टीट्यूशन में देख लीजिए तो इसमें गिरा है 59 हो गया 47 से, सब में गिरा हुआ है। बस दो चीज़ें याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस में दे दे कि भारत का सभी क्षेत्र में गिरा है तो गलत होगा। अगर कहते कि भारत का सभी क्षेत्र में इंप्रूव हुआ तो भी गलत होगा, क्योंकि भारत का दो ही सेक्टर में इंप्रूव हुआ है, वो है मैक्रो इकोनॉमिक और प्रोडक्ट मार्केट। इन दो चीज़ों में ही केवल सुधरा है। और भारत का इस वर्ष रैंकिंग कितना है तो 68 है। जारी कौन करता है तो WEF, जिनेवा स्थित एक संस्थान है WEF, वो जारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कभी कभी समाचारों में चर्चा में रहा। लैपेडूसा द्वीप आइसलैंड कहाँ स्थित है? ए कह रहा है कि मेडिटेरियन सी में, मतलब भूमध्य सागर में। बी कह रहा है कि रेड सी में, मतलब लाल सागर में। सी कह रहा है काला सागर में, ब्लैक सी में। डी कह रहा है कैस्पियन सी में। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो जिन लोगों ने इसको मेडिटेरियन सी लगाया है, भूमध्य सागर, तो उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इटली का एक द्वीप है। यहाँ पे देखिए लैपेडूसा एक द्वीप है जो कि इटली का एक द्वीप समूह है, एक सबसे बड़ा इटली का द्वीप है लैपेडूसा, इसलिए न्यूज़ में था तो हमने इस पर क्वेश्चन बना दिया। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता हो कि पूछ ले, तो आपको इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए। हम लोगों ने रोजाना मतलब हर बार एक क्वेश्चन कम से कम लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें ऐड करते हैं, तो आज भी ऐड है एक क्वेश्चन। आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोबारा, फिर से अन्य चीज़ें यहाँ पे देख लीजिएगा कहाँ पे किस दिशा में है, किधर है, आसपास कौन कौन से चैनल हैं, ये सारी चीज़ें आप एक बार मैप में देख लीजिएगा। यहाँ पे टाइम कम होता है तो इसलिए हमने ऐड नहीं किया। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, गुप्त साम्राज्य में परम भट्टाकर, गुप्त साम्राज्य में परम भट्टाकर एक था। क्या था परम भट्टाकर गुप्त साम्राज्य में? ये कह रहा है कि शांति संघर्ष परिषद था परम भट्टाकर। दूसरा कह रहा है विदेशी मामलों के मंत्री थे परम भट्टाकर। तीसरा कह रहा है अन्नदाताओं के प्रभारी थे परम भट्टाकर। डी कह रहा है गुप्त किंग, मतलब गुप्त जो राजा थे उनके द्वारा अपनाया गया शीर्षक था, मतलब टाइटिल था उनका परम भट्टाकर। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने इसका सही आंसर चयन किया होगा। जिन लोगों ने डी चयन किया है कि उनका टाइटिल था गुप्त राजाओं के, तो बिल्कुल सही है, ये गुप्त राजाओं के टाइटिल था। चलिए यहाँ पे कुछ विवरण दिए हुए हैं, देख लेंगे। तो गुप्त राजा जो थे वो ब्राह्मणवादी थे, मतलब हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान करते थे। हिंदू धर्म के साथ साथ जैसे कि वैष्णव धर्म हो गया, शिववाद हो गया, शक्ति उपासक हो गया, ब्राह्मणवादी धर्म को मान्यता देते थे, उनको संरक्षण प्रदान करते थे। यहाँ पे देख लीजिए लिबाया बिलियागवाद परम भट्टाकर आदि स्वीकार करते थे। ये लोग कौन सा क्या करते थे? टाइटल एक्सेप्ट करते थे। बिलियागवाद और परम भट्टाकर ये दोनों टाइटल स्वीकार करते थे जो गुप्त राजा थे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने देशी राजाओं के साथ गैर हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था? इनमें से जो हमारे औपनिवेशिक शासनकाल था, मतलब ब्रिटिश शासनकाल, उस समय कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने गैर हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था? ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये मॉडर्न इंडिया का। तो पहला कह रहा है जानसोर, बी कह रहा है कॉर्नवालिस, सी कह रहा है वारेन हेस्टिंग, डी कह रहा है विलियम बेंटिक। बताइए इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने अपना सही आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें जानसोर को लगाया है तो बिल्कुल सही है, जानसोर ही था जिसने गैर हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी और तटस्थता का पालन किया था, मतलब हस्तक्षेप नहीं किया था। तो जानसोर का कार्यकाल कब से है? तो 1993 से 1998 के दौरान। इसे बंगाल का राजस्व विशेषज्ञ भी माना जाता है जानसोर को। अगर वो अन्य चीज़ें देख लें तो इसके समय में मतलब चार्टर अधिनियम 1993 आया था, जब ये शासनकाल में आया था तभी ये आया था। और इसकी कुछ विशेषताएँ थी, जैसे कि कंपनी को 20 वर्षों के लिए भारत से व्यापार करने के लिए और अधिकार दे दिया गया। हमने इस चीज़ को अलग से डाल दिया है 1793। क्यों? क्योंकि इसके जानसोर के साथ अब इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। कंपनी अधिनियम 1793 को, इसके द्वारा कंपनी को 20 और अधिक 20 वर्षों तक भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया। गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया, मतलब गवर्नर जनरल अब और ज़्यादा उसको अधिकार मिल गया, मतलब स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता था। जो कमेटी होती है उसके बातों को अवहेलना करके अपने स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता था, एक दो व्यक्ति को नियुक्त भी कर सकता था, ऐसे उसको अधिकार दिए गए थे। इसके साथ साथ कंपनी को अपने लाभांश 10% तक बढ़ाने की अनुमति भी दे दी गई थी। राजस्व और न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा चार्टर अधिनियम के द्वारा राजस्व और न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण किया गया था, तो ये किया गया था 1793 चार्टर एक्ट के द्वारा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लैगून और बैक वाटर्स का उपयोग कर सकते हैं? मतलब इनमें से किसका उपयोग लैगून के लिए, लैगून में और बैक वाटर्स में कर सकते हैं?
पहला कह रहा है मछली पकड़ने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं, दूसरा कह धान की फसलों की सिंचाई के लिए, तीसरा नारियल के लिए। तो बताइए इनमें से किसका उपयोग कर सकते हैं। लेगुन में हम उम्मीद है सभी लोगों ने सही आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि लेगुन में हम मछली भी पकड़ते हैं, धान की कृषि भी कर सकते हैं वहाँ, और नारियल की भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेश वाटर मतलब जल का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। विशाल समुद्र तट मतलब भारत का एक बहुत बड़ा समुद्र तट है, जिसके कारण भारत के बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे लेगुन पाए जाते हैं। इसके कारण लेगुन और झीलों का गठन होता है, क्योंकि तट बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं। तो यहाँ पे झीलों का, केरल में भी पाए देखे होंगे आप लोग, नौका दौड़ा जाता है वहाँ पे, रेक गेम होता है। तो ऐसे समझ सकते हैं केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के पास इन लेगुनों के झीलों के पानी का विशाल संसाधन है। उनका उपयोग करने के लिए जल निकायों में पानी आमतौर पर खारा होता है, फिर भी इनका उपयोग धान की फसल के लिए, नारियल के लिए किया जाता है, मछली पकड़ने के लिए भी किया जाता है, इन सारे कार्यों के लिए किया जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने, जिन लोगों ने सी लगाया था उनका सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मक्का की खेती के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। मतलब मक्का की खेती के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और धूप तेज की आवश्यकता होती है। मतलब वर्षा और धूप, तेज धूप की आवश्यकता होती है मक्के की खेती के लिए। दूसरा कह रहा है कपास को उच्च तापमान, हल्की वर्षा और इसके विकास के लिए 100 से कम शीतमुक्त दिनों की आवश्यकता होती है कपास की कृषि के लिए। तीसरा कथन कह रहा है जूट जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी तरह से पैदा होता है, इसके लिए उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने इसका सही आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें 2 को कट किया है, क्योंकि यहाँ पे 100 दिन दिया है जो कि 200 दिनों होता है, शीत मुक्त दिनों की संख्या 200 दिन होती है, यहाँ केवल 100 दिन दिया हुआ। तो 2 जैसे ही आप कट करेंगे, 2 इसमें भी है और 2 बी में है, तो 2 कट जाएंगे। अब देखें तो जूट के लिए जलोढ़ मृदा अच्छी होती है, इसके साथ साथ यहाँ पे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल सही है, पहला भी सही है। मक्का की खेती के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और तेज धूप की आवश्यकता होती है, तो 1 और 3 सही है। 1 और 3 दिया हुआ है सी में, सी जिन लोगों ने लगाया उनका सही है। यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ चीज़ें दिया हुआ है, जैसे कि मक्का की खेती के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और धूप तेज चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे देखें कपास के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और 200 से अधिक शीत मुक्त दिनों और तेज धूप की आवश्यकता होती है। हमारे गुजरात और महाराष्ट्र के रीजन में कपास की खेती की जाती है, तो आप वहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। हल्की वर्षा मतलब वहाँ हल्की वर्षा ही होती है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। और तीसरा देखें तो जूट को गोल्ड फाइबर कहते हैं, इसके लिए जलोढ़ मिट्टी अच्छी तरह से वृद्धि करती है, मतलब जलोढ़ मिट्टी में ज़्यादा बढ़िया से विकसित होता है। उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्रता युक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। विश्व में भारत और बांग्लादेश जूट के प्रमुख उत्पादक देश हैं। अब अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है, इनका मिलान करना है कि किससे किसका मिलान सही है। पहला कह रहा है कि भारत सरकार में विशिष्ट आपदा और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के संबंध में नोडल एजेंसियों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक का संबंध भारतीय मौसम विभाग से है कि नहीं, मतलब चक्रवात का संबंध भारतीय मौसम विभाग से है कि नहीं, मतलब IMD चक्रवात की सूचना देता है या नहीं, ये आप बताइए। दूसरा कह रहा है कि सुनामी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के द्वारा दिया जाता है, सुनामी की सूचना। बाढ़ केंद्रीय जल आयोग के द्वारा दिया जाता है। भूस्खलन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा। इनमें से बताइए कौन सा कूट सही है। ए कह रहा है 1 2 3, बी कह रहा है 1 3 4, सी कह रहा है 2 3 4, डी कह रहा है सभी। जिन लोगों ने डी लगाया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि सबका मिलान सही है। चक्रवात की सूचना IMD देता है, मतलब भारतीय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सुनामी का इन्फॉर्मेशन देता है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र। बाढ़ की सूचना देता है केंद्रीय जल आयोग, और भूस्खलन की सूचना देता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। तो जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उष्ण और शीत लहरों की पूर्व चेतावनी कौन देता है, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ही देता है। यहाँ पे भूस्खलन का और उष्ण और शीत लहरों के सूचना कौन देता है, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। हम लोगों ने पिछली बार देखा था शीतलहर किसे कहते हैं, मतलब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान अचानक सामान्य तापमान से, जो न्यूनतम तापमान होता है किसी क्षेत्र का, उससे 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाए तो उसको हम शीतलहर कहते हैं। तो भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में शीतलहर के प्रभाव देखने के लिए मिला है, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपना स्कोर भी बताइए कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया। तो ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।